वो एक ऐसा पुलिस वाला था जो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, बस औरतों पर जुल्म नहीं। इसी एक उसूल ने उसकी नौकरी छीन ली और उसे 5 साल जेल में पहुंचा दिया। लेकिन जब वो बाहर निकला तो शहर के सबसे बड़े ऑफिसर से लेकर सबसे खतरनाक ड्रग माफिया तक सब उसके पीछे पड़ गए। आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया था 10 साल पहले जो आज भी इतने ताकतवर लोगों की नींदें उड़ा रहा है? और एक गरीब लड़की का कत्ल इस पूरे खेल से कैसे जुड़ा है, तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के बॉस्टन शहर के एक जेल को दिखाते हुए, जहां हमारी कहानी का हीरो स्पेंसर मजे से जेल के लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा होता है। स्पेंसर कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक कड़क यानी दबंग पुलिस वाला था। अब आप सोच रहे होंगे पुलिस तो कैदियों की वर्दी में क्यों? दरअसल आज से 5 साल पहले स्पेंसर एक करप्ट सीनियर ऑफिसर बॉयलान के घर उससे सवाल जवाब करने गया था। लेकिन जैसे ही स्पेंसर घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है उसके होश उड़ जाते हैं। सामने बॉयलान की पत्नी चोटों के निशान से लथपथ डरी सहमी रो रही थी। फिर क्या स्पेंसर का पारा हाई हुआ और उसने अपने ही अकड़ू सीनियर ऑफिसर को सरेआम बुरी तरह कूट डाला, क्योंकि स्पेंसर कुछ भी सह सकता है लेकिन औरतों पर अत्याचार बिल्कुल नहीं। और यही वजह थी कि सीनियर ऑफिसर पर हाथ उठाने की सजा आज वो काट रहा है। लेकिन पता है खुशी की बात क्या है? आज स्पेंसर की सजा पूरी हो चुकी है और वो रिहा होने वाला है। लेकिन जेल के कुछ कैदी जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं स्पेंसर को विदाई का तोहफा देने के लिए घेर लेते हैं। लेकिन बेचारों को ये पता नहीं था कि सामने उनका बाप बैठा है और ये लोग। स्पेंसर उनकी सारी खुजली मिटाकर एकदम बढ़िया से खातिरदारी करके जेल से बाहर कदम रखता है। जेल के बाहर उसका स्वागत करने के लिए उसका एक पक्का दोस्त और रिटायर्ड पुलिस हेनरी खड़ा था। साथ ही स्पेंसर की सन की एक्स गर्लफ्रेंड भी उसे लेने आ रही थी। लेकिन स्पेंसर अभी उससे मिलने के मूड में नहीं था, इसलिए वो हेनरी से कहता है, भाई यहाँ से तुरंत गाड़ी भगा। हेनरी बिना देरी किए स्पेंसर को अपने पिता के एक खाली पड़े अपार्टमेंट में ले जाता है ताकि वो वहाँ कुछ दिन आराम से रह सके। वहाँ स्पेंसर से मिलने उसका एक और पुराना पुलिस दोस्त ड्रिस्कॉल भी आता है। ड्रिस्कॉल स्पेंसर से पूछता है, तो मित्र नौकरी से हाथ धोने और 5 साल की सजा काटने के बाद आगे आपका क्या करने का इरादा है? स्पेंसर जवाब देता है कि अब बस वो अपनी लाइफ में चिल करेगा। ड्रिस्कॉल कहता है, ठीक है फिर जरूरत पड़ने पर जरूर याद करना, और वो चला जाता है। इसके बाद स्पेंसर अपनी नाराज कुतिया के पास उसे मनाने जाता है, क्योंकि पिछले 5 सालों से वो स्पेंसर के इंतजार में थी। खैर स्पेंसर को लगा था कि वो इस फ्लैट में अकेला रहेगा, लेकिन तभी हेनरी वहाँ एक और हट्टे कट्टे आदमी हॉक को ले आता है। हेनरी बताता है कि हॉक के पिता उसके स्कूल के दोस्त थे और अब हॉक इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है और वो भी अभी अभी जेल से छूटा है, इसलिए हेनरी उसकी जिम्मेदारी उठा रहा है। यानी अब स्पेंसर और हॉक को एक ही छत के नीचे रहना था। स्पेंसर के लिए अपना कमरा शेयर करना किसी टॉर्चर से कम नहीं था, लेकिन भाई साहब उसकी कुतिया ने जो यू टर्न मारा उसे स्पेंसर देखता ही रह गया। वो उसके पास आने के बजाय हॉक के पास चली गई। स्पेंसर का दिल टूट गया, ईगो का कचरा हो गया और वो ऐसे चिल्लाया जैसे हॉक ने उसकी कुतिया नहीं प्रॉपर्टी चुरा ली हो। अब कहानी कैप्टन बॉयलान पर शिफ्ट होती है, वही करप्ट ऑफिसर जिसे 5 साल पहले स्पेंसर ने कूटा था, जो रात को अपनी कार से घर जा रहा था। लेकिन तभी उसे अपने ही एक जूनियर पुलिस दोस्त का इमरजेंसी कॉल आता है जो उसे एक बस टर्मिनल पर बुलाता है। लेकिन जैसे ही बॉयलान वहां पहुंचता है अचानक हाँ, ये बॉयलान को फंसाने के लिए उसके अपने ही दोस्त और कुछ गुंडों का बिछाया हुआ जाल था। बॉयलान ने न जाने क्या कांड किया था, लेकिन वो गुंडे बिना कुछ सुने अपनी चाकू निकालते हैं और बॉयलान का काम तमाम कर देते हैं। इसके अगली सुबह पूरा बोस्टन शहर 2 खबरों से दहल जाता है। पहली खबर, कैप्टन बॉयलान की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, और दूसरी खबर, बॉयलान के ही उसी जूनियर ऑफिसर दोस्त टेरेंस की लाश उसी वैन के अंदर मिलती है जिससे पिछली रात गुंडे बॉयलान को मारने आए थे। पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की थ्योरी ये थी कि टेरेंस ने ही पहले कैप्टन बॉयलान का मर्डर किया और फिर डर के मारे खुद को गोली मार ली। टीवी पर ये न्यूज़ देख रहे स्पेंसर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो टेरेंस को बहुत अच्छे से जानता था, जो कि एक ईमानदार पुलिस वाला था और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। उसी वक्त स्पेंसर से मिलने कोई आता है जो कि ड्रिस्कॉल और उसका एक दोस्त था। ड्रिस्कॉल यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया था। वो साफ साफ कहता है कि पुलिस को बॉयलान के मर्डर का शक स्पेंसर पर भी है। ये सुनकर हेनरी कहता है कि स्पेंसर तो पूरी रात यही था। ड्रिस्कॉल कहता है कि वो उसे डरा नहीं रहा बल्कि दोस्त के नाते बता रहा है, लेकिन स्पेंसर को इसकी असली वजह पता थी कि सारे करप्ट ऑफिसर उससे नाराज है और बस अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इस केस की अजीब सी बू सूंघकर स्पेंसर चुप तो नहीं बैठने वाला था। भले ही वो सस्पेंड हो चुका है, लेकिन था तो एक पुलिस वाला ही। वो सीधे टेरेंस की बीवातिया से मिलने पहुंचता है, जो जानती थी पुलिस इस केस को जल्द ही रफा दफा कर केस बंद कर देगी। स्पेंसर पूछता है कि क्या टेरेंस का कैप्टन बॉयलान के साथ कोई लफड़ा था। दिया बताती है कैसा लफड़ा। वो दोनों तो पक्के दोस्त बन चुके थे और अक्सर बॉयलान टेरी को ड्रिंक पर साथ ले जाता था। मामला और ज्यादा
गंभीर लगने पर स्पेंसर तिया को अलर्ट रहने के लिए कहता है और खुद सच का पता लगाने के लिए पुलिस वालों के एक लोकल बार की तरफ निकल पड़ता है। बार पहुंचकर स्पेंसर टेरेंस के एक करीबी दोस्त को कोने में ले जाता है और पूछता है कि हाल फिलहाल में टेरेंस और बॉयलान के बीच क्या चल रहा था, जिस पर वो दबी आवाज में खुलासा करता है कि टेरेंस ने उससे दिल की बात शेयर की थी। उसे शक था कि कैप्टन बॉयलान एक नंबर का भ्रष्ट और गंदा पुलिस वाला है और वो उसके खिलाफ गुपचुप तरीके से सबूत जुटा रहा था। तभी वहाँ एंट्री होती है मैकलिन नाम के एक नए सार्जेंट की, जो टेरेंस की मौत के बाद उसकी जगह प्रमोट हुआ था। मैकलिन और उसके साथ आए पुलिस वाले जब जेल से छूटे स्पेंसर को अपने इलाके के बारे में पूछताछ करते देखते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। वो स्पेंसर को घूरने लगते हैं और माहौल बहुत सीरियस हो जाता है, यहाँ तक कि उनमें बहस भी शुरू हो जाती है और घमंडी मैकलिन स्पेंसर को एक घुसंड लगा देता है। स्पेंसर भी कहाँ चुप बैठने वालों में से था, वो भी मैकलिन को 2-4 घुस्सा लगा देता है, लेकिन सारे पुलिस वाले उस पर टूट पड़ते हैं। बार में फुल प्लेट लाद घूंसे खाने और बाहर फेंके जाने के बाद हमारे हीरो स्पेंसर की नजर अचानक बार के सामने वाली दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। वो सच जानने के लिए दुकान के मालिक के पास जाता है, लेकिन जब सीधे उंगली से घी नहीं निकल पाता तो स्पेंसर टेर ही उंगली करता है। वो दुकान वाले को बिना बताए उसका पूरा सीसीटीवी का हार्ड डिस्क ही उड़ा लेता है। अब इस मर्डर केस के मामले को समझने के लिए वो हॉक से मदद मांगता है और जब वो उस रात के फुटेज को चेक करते हैं तो भाई लोग एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगता है। मर्डर वाली रात टेरेंस उस बार से बाहर निकलता है और एक पीले रंग की सुपरकार में बैठ जाता है, जिसका मालिक कोई और था। रही बात टेरेंस की अपनी ब्लू वैन की, तो उसे कोई दूसरा शख्स चला रहा था जो उस पीली कार का पीछा कर रहा था। स्पेंसर को शक था कि ये दोनों गाड़ियां सीधे उसी बस टर्मिनल पर गई होंगी जहां बॉयलान की लाश मिली थी। स्पेंसर बिना एक पल गंवाए सीधे क्राइम सीन पर छानबीन करने पहुंच जाता है। ये तो सच था कि बॉयलान की कार को टेरेंस की ही वैन ने ठोका था, लेकिन उसे चला कोई और रहा था क्योंकि टेरेंस तो पीली कार में था। स्पेंसर समझ जाता है कि ये पूरा खेल पहले से फिक्स था, यानी पहले बॉयलान का मर्डर, फिर टेरेंस का मर्डर और पूरा इल्जाम टेरेंस पर मरने के लिए ये साजिश रची गई थी। तभी स्पेंसर को वहाँ जमीन पर चबाया हुआ एक टूथपिक मिलता है। स्पेंसर तुरंत समझ जाता है कि टूथपिक चबाने की ये गंदी आदत किसकी है। स्पेंसर तुरंत ड्रिस्कोल के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो मर्डर वाली जगह पर क्या कर रहा था, लेकिन ड्रिस्कोल जो अब प्रमोट होकर बॉयलान की कुर्सी पर बैठ चुका था, साफ मुकर जाता है कि वो तो वहाँ कभी गया ही नहीं। गद्दारी की बू अब और तेज हो चुकी थी। इसके बाद स्पेंसर हॉक को ढूंढते हुए एक बॉक्सिंग रिंग में पहुंचता है। दरअसल हॉक के जेल से छूटने के बाद हेनरी चाहता था कि वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर बने, इसलिए उसने स्पेंसर को हॉक का कोच बना दिया था ताकि वो उसे बॉक्सिंग के बेसिक पैंतरे सिखा सके। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद दोनों भाई पेट पूजा करने के लिए एक कैफे में जाते हैं। तभी वहाँ अचानक स्पेंसर की वो सन की एक्स गर्लफ्रेंड डेविस धमक पड़ती है। वो गुस्से में पूछती है कि साले, जेल से छूटने के बाद तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। स्पेंसर झूठ बोल देता है कि वो हमेशा के लिए एरिजोना शिफ्ट हो रहा है और वो उसे और परेशान नहीं करना चाहता। डेविस भी भावुक होकर विदाई के तौर पर उसे एक छोटा सा यादगार मोमेंट दे देती है। इसके बाद जैसे ही वो कैफे से बाहर निकलते हैं, स्पेंसर की बाज जैसी नजर सीधे सड़क पर चल रही उसी पीले रंग की सुपरकार पर पड़ती है जिसे उन्होंने सीसीटीवी में देखा था। स्पेंसर बिना एक भी पल गवाए शॉर्टकट रास्ते से उस कार के पीछे पड़ जाता है, लेकिन आज बेचारे की किस्मत ही खराब थी। रास्ते में पड़ोस का एक कुत्ता स्पेंसर के पीछे पड़ जाता है और गाड़ी का पीछा करने के चक्कर में स्पेंसर अपनी पैंट फाड़वा लेता है। वो कुत्ता स्पेंसर पे बुरी तरह टूट पड़ता है, लेकिन सही वक्त पर उस कुत्ते का मालिक बाहर आकर उसे डांट लगाता है और स्पेंसर की जान में जान आती है, लेकिन तब तक वो पीली कार वहाँ से निकल जाती है। स्पेंसर गुस्से में बॉक्सिंग जिम में जाता है और हॉक पर चिल्लाता है, साले मोटे, मैं वहाँ कुत्ते से कटवा रहा था और तू वहाँ भूत बनकर खड़ा तमाशा देख रहा था। तू मदद कर देता तो शायद वो कार ड्राइवर पकड़ा जाता। लेकिन तभी हॉक शांति से अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि चिल्ला मत भाई, मैंने चुपके से उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, 895। ये सुनते ही स्पेंसर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो हॉक से खुश हो जाता है। आगे नंबर मिलते ही स्पेंसर सीधे आरटीओ ऑफिस पहुंचता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस पीली कार का असली मालिक कौन है। लेकिन यहाँ सस्पेंड होने की वजह से वो आरटीओ ऑफिसर स्पेंसर को किसी भी तरह की प्राइवेट इंफॉर्मेशन देने से साफ मना कर देता है। लेकिन स्पेंसर उसे धमकी देता है कि अगर उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो वो सबको बता देगा कि पहले उसने पैसे लेकर कई बार उसे इंफॉर्मेशन दी है, जिससे उसकी
नौकरी खतरे में आ जाएगी। नौकरी बचाने के लिए वो उसे इंफॉर्मेशन दे देता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर जो नाम आता है वो था चार्ल्स, जो शहर का बहुत बड़ा ड्रग माफिया और अवैध धंधेबाज था। स्पेंसर चार्ल्स के ठिकानों को अच्छे से जानता था, इसलिए वो हॉक और हेनरी को लेकर सड़क के पार एक बस स्टॉप पर चार्ल्स की जासूसी करने बैठ जाता है। वहां बैठकर स्पेंसर हेनरी और हॉक को चार्ल्स का खौफनाक इतिहास बताता है। चार्ल्स सिर्फ एक ड्रग डीलर नहीं था, बल्कि वो पैसों के लिए किसी की भी गर्दन काटने वाला एक हिटमैन था। लेकिन बड़े बड़े पावरफुल लोगों के हाथ उसके सिर पर थे, इसीलिए आज तक पुलिस उसे कभी छू तक नहीं पाई। स्पेंसर बताता है कि 10 साल पहले जब वो पुलिस में था तो उसे यूटाह इलाके में चल रहे जेंट्रिफिकेशन यानी जमीन खाली कराने के सरकारी काम की सुरक्षा में लगाया गया था। वहाँ के गरीब लोग पैसे न होने के कारण जमीनें छोड़ रहे थे, लेकिन एक लड़की ने अपनी जमीन देने से साफ मना कर दिया था और उस लड़की को रास्ते से हटाने के लिए किसी बड़े अमीर बिजनेसमैन ने चार्ल्स को सुपारी दी थी। और 2 हफ्ते बाद स्पेंसर को उस लड़की की लाश मिली थी। और जब स्पेंसर ने इस मर्डर केस की फाइल डिपार्टमेंट को सौंपी तो भ्रष्ट अफसरों ने तुरंत केस बंद कर दिया। इसके बाद स्पेंसर ने अकेले जांच की तो उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें चार्ल्स के 3 गुंडे साफ साफ उस लड़की का मर्डर करते दिख रहे थे। लेकिन जब वो ये सबूत लेकर बॉयलान के पास गया तो बॉयलान ने हंसते हुए कहा कि ये वीडियो एडिटेड है, चुपचाप जमीन खाली कराने के काम पर ध्यान दो। इस सड़े और बिके हुए सिस्टम को देखकर स्पेंसर का खून खौल गया था। वो सीधे बॉयलान के घर पहुंचा था और जैसा कि आप जानते हैं उसने बॉयलान को इतना कूटा कि खुद 5 साल के लिए जेल चला गया। अब जब ये साफ हो चुका था कि पुलिस के बड़े अफसर चार्ल्स के काले धंधे में पार्टनर हैं, ये सब जानकर स्पेंसर, हेनरी और हॉक एक कसम खाते हैं कि अब वो कानून के भरोसे नहीं बैठेंगे। वो अपने तरीके से मासूम टेरेंस का नाम साफ करेंगे और इन गद्दारों की लंका लगाएंगे। हॉक तो गुस्से में चार्ल्स की सबसे पसंदीदा कार की टायर ही पंचर कर देता है। इसके अगले दिन स्पेंसर साई की तरह चार्ल्स का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते स्पेंसर एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसके होश उड़ जाते हैं। चार्ल्स की मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि मैकलिन से हो रही थी, वही सार्जेंट जो टेरेंस की जगह प्रमोट हुआ था। मैकलिन चुपके से चार्ल्स से नोटों से भरा एक बड़ा बैग लेता है। ये सीधे सीधे ड्रग्स और करप्शन की रिश्वत का पैसा था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वहां स्पेंसर की मुलाकात 2 FBI एजेंट से होती है। वो एजेंट भी छुप कर मैकलिन पर नजर रख रहे थे क्योंकि FBI को बहुत पहले से शक था कि मैकलिन और बोस्टन पुलिस के कई बड़े अधिकारी इन अंडरवर्ल्ड के अपराधियों के साथ मिलकर बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। चार्ल्स और मैकलिन को एक साथ देखने के बाद स्पेंसर को अचानक जेल के उस कैदी की याद आती है जिसके साथ रिहाई वाली दिन लड़ाई हुई थी। स्पेंसर को पता था कि वो कैदी पहले एक बड़ा ड्रग डीलर रह चुका है, इसलिए वो उससे जानकारी उगलवाने दोबारा जेल पहुंचता है। सबसे पहले वो उस कैदी से पूछता है कि मुझ पे हमला करने के लिए तुम्हें किसने कहा था और FBI सारे करप्ट ऑफिसर्स के पीछे क्यों है। लेकिन वो कैदी बड़ा शातिर था, वो मुंह खोलने से साफ मना कर देता है। तभी स्पेंसर सीधे हेनरी को वीडियो कॉल लगाता है और भाई पता है हॉक वहाँ क्या कर रहा था? वो उस कैदी की बीवी के साथ डेट पर बैठकर मजे ले रहा था। ये देखते ही वो कैदी बौखला जाता है। ऊपर से स्पेंसर कह देता है शायद तू लंबे समय तक जेल में रहेगा, इसलिए तेरी बीवी किसी और पार्टनर की तलाश में है और अगर तू नहीं चाहता कि मेरा दोस्त तेरी बीवी के साथ कुछ गलत करे तो चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दे दे। आखिरकार उस कैदी को घुटने टेकने पड़ते हैं और वो घबराकर एक सीक्रेट कोड वर्ड उगल देता है, वंडरलैंड। लेकिन ये कहते ही वो हंसने लगता है। स्पेंसर पूछता है क्यों बे, दांत क्यों दिखा रहा है? जिस पर वो कैदी कहता है कि तू बहुत जल्द मरने वाला है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। खैर उसकी बातों पर बिना ज्यादा ध्यान दिए स्पेंसर उस सीक्रेट कोड का सच जानने के लिए एक बंदरगाह पर अपने एक पुराने खबरी वायने से मिलता है। वायने बताता है कि वंडरलैंड कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है बल्कि समंदर के किनारे बना एक आलीशान कैसीनो है जिसे बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड माफियाओं ने इंटरनेशनल ड्रग्स स्मगलिंग को छुपाने के लिए एक मुखौटा बना रखा है, जहां भ्रष्ट पुलिस, बिकाऊ नेता और अमीर बिजनेसमैन ये सब मिलकर हर हफ्ते वहां करोड़ों का काला धंधा करते हैं। अब ये सुनकर स्पेंसर को समझ आया कि कैप्टन बॉयलान ने उस गरीब लड़की का मर्डर केस क्यों दबाया था, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड माफिया उस लड़की की जमीन हड़प कर वहाँ कैसीनो की नई ब्रांच खोलना चाहते थे। स्पेंसर खुद अपनी आंखों से सच देखने वंडरलैंड कैसीनो पहुंच जाता है। वहाँ उसकी अजीब हरकतों को देखकर 2 तगड़े सिक्योरिटी गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। लेकिन भाई स्पेंसर के पास झूठ बोलने की बेहतरीन कला थी। वो उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी बातों में उलझाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर में कैप्टन बॉयलान और टेरेंस का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। वहाँ मैकलिन अपने नए बॉस ड्रिस्कॉल से रोना रोता है कि ये स्पेंसर हमारे केस में बहुत ज्यादा उंगली कर रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कमीना कुछ सबूत ना इकट्ठा कर ले। वही ड्रिस्कॉल जो स्पेंसर का दोस्त होने का ढोंग कर
रहा था। छाती ठोक कर कहता है, टेंशन मत ले, मैंने चार्ल्स के शूटरों को उसकी सुपारी दे दी है, आज उसका गेम ओवर है। और सच में जब स्पेंसर रास्ते में एक रेस्टोरेंट से पिज्जा खरीद रहा होता है तो कुछ गुंडे हथियार लिए उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। उधर कार में बैठा हॉक मस्त होकर गाने सुन रहा था, लेकिन जैसे ही वो देखता है स्पेंसर की जान खतरे में है, हॉक ना आव देखता है ना ताव, वो सीधे गाड़ी से दुकान का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाता है और स्पेंसर को उठाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। रास्ते में स्पेंसर हॉक से कहता है कि अब वो अंडरवर्ल्ड माफियाओं के निशाने पर आ चुके हैं, इसलिए उन्हें दूसरी जगह जाना होगा। इसके बाद स्पेंसर सुरक्षा के लिए हॉक और हेनरी को अपनी उसी सन की एक्स गर्लफ्रेंड डेविस के घर ले जाता है। डेविस पहले तो नखरे दिखाती है कि इस हेनरी को मेरे घर से बाहर निकालो, इसी बुढ़े ने स्पेंसर को बिगाड़ा है। लेकिन जब वो पूरी खौफनाक कहानी सुनती है तो उसका दिल पिघल जाता है और वो उन्हें अपने घर में छुपने की इजाजत दे देती है। इसी बीच टेरेंस की बीवा तिया जब अपने पति के अंतिम संस्कार से घर लौटती है तो देखती है कि पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा है। वो तुरंत स्पेंसर को बुलाती है। स्पेंसर को शक था कि टेरेंस ने घर में कुछ ऐसा छुपाया है जिसे ये गुंडे ढूंढने आए थे, इसलिए वो तिया से कहता है कि जो कुछ भी है वो उसे बता दे। तिया अपने पर्स से एक ऐसा सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग निकालती है जिसे टेरेंस मरने से पहले FBI को देना चाहता था। तिया भरोसा करके वो ऑडियो रिकॉर्डिंग स्पेंसर को दे देती है। स्पेंसर चाहता था कि तिया भी कुछ दिनों के लिए अपने बच्चे को लेकर दूसरी जगह चली जाए, लेकिन तिया कहती है कि वो सब संभाल लेगी। इसके बाद जब स्पेंसर उस रिकॉर्डिंग को प्ले करता है तो पूरे स्कैम का पर्दाफाश हो जाता है। रिकॉर्डिंग में टेरेंस, जो कि एक ईमानदार पुलिस वाला था, अपने सीनियर बॉयलान को इस दलदल से बाहर निकलने की सलाह देता है। टेरेंस कहता है कि वो बॉयलान को एक नई जगह नौकरी दिला देगा, बस बॉयलान इस काले धंधे से जुड़े सब करप्ट ऑफिसर और बाकी लोगों का नाम बता दे। बॉयलान मान जाता है और बताता है कि वंडरलैंड का पूरा धंधा चार्ल्स संभालता है। चार्ल्स के ऊपर मैकलिन है और इन दोनों का असली बाप कोई और नहीं बल्कि ड्रिस्कॉल है। लेकिन इससे पहले कि टेरेंस ये रिपोर्ट FBI को सौंपता, ड्रिस्कॉल को भनक लग गई और यहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा होता है। टेरेंस और बॉयलान को मारने वाला कोई गुंडा नहीं बल्कि खुद ड्रिस्कॉल था। सच जानने के बाद स्पेंसर सीधे ड्रिस्कॉल से अकेले मिलने जाता है और सबूत दिखाते हुए कहता है, तू मेरा पुराना दोस्त रहा है, इसलिए तमीज से कह रहा हूँ कि FBI के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन ड्रिस्कॉल पर तो करोड़ों के काले धन का नशा चढ़ा था। वो हंसते हुए स्पेंसर को ही धमकी दे देता है कि अपनी खैर मना स्पेंसर, अभी तक तू जिंदा है। स्पेंसर बिना बहस किए सीधे ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर FBI एजेंट के पास जाता है, लेकिन वो एजेंट हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई, ये बड़ी मछलियां कोर्ट में इस ऑडियो को एडिटेड साबित कर देंगी, हमें ठोस सबूत ड्रग्स का माल चाहिए। अब स्पेंसर का दिमाग पूरी तरह सटक जाता है। वो सीधे चार्ल्स के अड्डे पर धावा बोलता है और उसकी ऐसी धुनाई करता है कि चार्ल्स अगले ड्रग्स कंसाइनमेंट की पूरी लोकेशन उगल देता है। इसके बाद स्पेंसर और हॉक हाईवे पर उस गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं जिसमें ड्रग्स लाया जा रहा था, और जैसे ही उन्हें वो गाड़ी दिखती है, हॉक हथौड़े से उस गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और आगे दोनों गुंडों को कूटने के बाद स्पेंसर ड्रग्स से भरा पूरा ट्रक ही चुरा लेता है और उसे डेविस के गैराज में छुपा देते हैं। उनका प्लान था कि सुबह सीधे FBI को बुलाकर माल और चार्ल्स को उनके हवाले कर देंगे, लेकिन तभी एक और मुसीबत आ जाती है। घर से बूढ़े हेनरी का अपहरण हो चुका था। ड्रिस्कॉल का फोन आता है और वो धमकी देता है, अगर हेनरी को जिंदा देखना चाहते हो तो हमारा पूरा माल लेकर वंडरलैंड कैसिनो आ जाओ, वरना बुढ़े की लाश मिलेगी। No. इधर वंडरलैंड के मैदान में ड्रिस्कॉल और चार्ल्स की पूरी पलटन हथियारों के साथ स्पेंसर का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी वहां स्पेंसर की जगह डेविस अपनी कार से एंट्री मारती है और बातों ही बातों में हेनरी को उनकी कैद से बाहर खींच लाती है। और ठीक उसी पल स्पेंसर और हॉक एक 18 व्हीलर विशाल कंटेनर ट्रक लेकर आते हैं और माफिया की गाड़ियों के परखच्चे उड़ा देते हैं। ड्रिस्कॉल डर के मारे गोदाम की तरफ भागता है। स्पेंसर भी उसका पीछा करते हुए गोदाम के अंदर चला जाता है, लेकिन चार्ल्स के गुंडे स्पेंसर का रास्ता रोक लेते हैं। तभी हमारा हट्टा कट्टा हॉक अपनी ताकत दिखाता है और स्पेंसर से कहता है, तुम आगे बढ़ो भाई, इन फटीचरों को तो मैं अकेले ही कूट दूंगा। हॉक अकेले ही पूरी पलटन को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। अब आमने सामने थे स्पेंसर और ड्रिस्कॉल। स्पेंसर इस गद्दार को इतनी आसानी से मौत की नींद नहीं सुलाना चाहता था। वो अपनी गन फेंक देता है और ड्रिस्कॉल को एक सच्चे मर्द की तरह 1-on-1 फाइट के लिए ललकारता है। दोनों के बीच लात घूंसों की बरसात होती है और आखिरकार स्पेंसर ड्रिस्कॉल का थोबड़ा तोड़कर उसे वहीं ढेर कर देता है। वो वंडरलैंड के पूरे गैंग को उसी चुराए हुए ड्रग्स के माल के साथ बांधकर FBI के हवाले कर देता है। कोर्ट और FBI इन सभी गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाती है। नेशनल टीवी पर खबर चलने लगती है कि शहीद टेरेंस कोई कातिल नहीं बल्कि एक सच्चा और ईमानदार देशभक्त पुलिस वाला था। टेरेंस का नाम पूरी तरह साफ हो जाता है। कहानी के अंत में स्पेंसर
स्पेंसर, हॉक, हेनरी और डेविस एक कैफे में बैठकर इस शानदार जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी टीवी पर एक और भ्रष्ट पुलिस वाले की खबर आती है और स्पेंसर की आंखों में फिर से वही इंसाफ वाली चमक दिखाई देती है। और इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और फिल्म लिपि चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।